नहीं जिस पार्टी में आप हैं उस पर भी धर्म विरोधी एक टैग लगा, एक समाजवादी पार्टी धर्म विरोधी है। ऐसे धर्म में मैं यकीन नहीं करता हूँ। जो नाबालिग बेटियां होती थी उनको मंदिरों में दान करा करके और आजीवन उनके साथ कितना उनका शारीरिक शोषण करने की व्यवस्था, जिसको आप देवदासी प्रथा कहते हैं, और अभी जल्दी में कानून बना और कब से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी सती प्रथा। आप कहां से इसे सही मानते हैं? धर्म का एक हिस्सा था, धर्म के द्वारा पोषित था। तो सती प्रथा को जहाँ जिस महिला को आपने चाची कहा हो, भाभी कहा हो, और पति की मौत के बाद चाहे वो युद्ध में ही मारा गया हो और उसकी पत्नी को जलती हुई चिता पर जला करके मार डाला, ये कहाँ का न्याय है? दास प्रथा किसने बनाई? बेटियों को मार देने की प्रथा किसने बनाई? नरबली प्रथा किसने बनाई? छुआछूत किसने पैदा किया समाज में? आप जानवर के छुआ खा सकते हो लेकिन एक मनुष्य का के हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते थे। तो अगर ये धर्म का हिस्सा है तो ऐसे धर्म में मैं यकीन नहीं करता हूँ। सर, बीजेपी की एक नारा है सबका साथ सबका विकास, आप उनके अलायंस से विधायक रहे, तो क्या सर सच में आरएसएस और बीजेपी में डिसीजन मेकिंग में कहीं पिछड़ों और दलितों की है भूमिका की नहीं है? देखिए, आप आरएसएस को देखते होंगे, बजरंग दल को देखते होंगे, हिंदू वर्ग से जुड़े हुए न जाने कितने संगठन हैं। जब किसी दलित वर्ग की बेटी के साथ अनाचार दुराचार होता है और उसी धर्म में आस्था रखने वाला कोई प्रभुत्व वर्ग का व्यक्ति अगर उसके साथ बलात्कार किया या हत्या कर दी तो वो आकर के कभी आंदोलन नहीं करते। ये ऐसे संगठन हैं जो अपने आप को अराजनीतिक घोषित करते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि शुद्ध रूप से यह राजनीति। आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना 2022 में? एक तरफ थैली चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी में थैली चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी में मुखौटा चल रहा था, तो उस मुखौटे में मैं फिट नहीं बैठ रहा था। तो मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी ही एक जरिया है जिसके रास्ते हम राजनीति की यात्रा तय कर सकते हैं। माननीय अखिलेश जी जो है एक युवा और विजनरी लीडर हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसीलिए 4 फरवरी 1948 को उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। इसीलिए प्रतिबंध लगाया था कि आरएसएस की गतिविधियां सांप्रदायिक सद्भाव को मिटाने में और राष्ट्रध्वज का सम्मान न करने में, तो उनको लगा कि इनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जुलाई 1949 को माफीनामा दिया, माफी लिया, हलफनामे के साथ माफी मांगा कि हम राजध्वज का सम्मान करेंगे, हम सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में अपना योगदान करेंगे, हम कभी राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आज सही मायने में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे वही राजनीति कर रहे हैं। आज जो दिखता है सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पीछे वो आरएसएस की देन होती है। हमारे भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनको गणितज्ञ के रूप में जाना गया, आर्यभट्ट। 8वीं शताब्दी में उन्होंने जब कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तरीके से उनका कथन जो था वो हमारे हिंदू धर्म की व्यवस्था, उनके उसमें जो वर्णन है उसके अनुसार विरोधी हो गया। क्योंकि वो चांद को देवी देवता मानते थे, सूरज को 7 रथ वाला घोड़ा मानते थे, और आर्यभट्ट ने कह दिया कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। किसी ने नहीं माना। और उसी के बाद देखिए 16वीं सदी में गैलीलियो ने यही बात कही। तो गैलीलियो ने जब यही बात करी तो पादरियों ने विरोध किया कि ये हमारे धर्म के विरोध में ये बात कर रहा है, ये कभी भी जो है सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये तो कह रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उनको आजीवन नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई वैज्ञानिक तथ्य की बात करे। उनसे भी पहले भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया। लेकिन अगर हमारे लोगों ने लॉजिकल अगर होते, उस पर तर्क किया होता तो उनकी बात समझ में आती और आज सौरमंडल का सिद्धांत का जो नाम जो जाता वो भारत का नाम होता, वो आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता। सर, अखिलेश यादव का करिश्मा क्या है? इतना बड़ा क्राउड पुलर, इतना अट्रैक्शन क्यों? आज की तारीख में आप एक प्रोटोकॉल जारी कर दो, बनारस हो, बलिया हो, कहीं भी प्रदेश के किसी कोने में माननीय अखिलेश यादव जी का प्रोटोकॉल जारी कर दीजिए तो वहाँ पर 10,000 लड़कों की भीड़ लग जाएगी। आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को जो है कार्यक्रम जारी कर दीजिए तो वहाँ पर 500 आदमी भी नहीं मिलेगा। तो ये अंतर है, ये लोकप्रियता का अंतर है। आप समाजवादी पार्टी में, तो आपसे पूछें सर, पार्टी कैसे लड़ी इतने बड़े थिंकरों से? हम लोग उनके जैसा झूठ नहीं बोल सकते, हम लोग उनके जैसा मुखौटा नहीं लगा सकते। रावण भी सीता मैया का हरण किया तो भी भगवा चोले में आया ना, वो भी साधु का वेश बना करके आया तो सीता मैया का हरण किया, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी ठीक वही जो है मुखौटा लगा करके आती है अपने, हाँ बिल्कुल, और वो पिछड़े दलित समाज के लोगों को वोट का अपहरण। सर, आप जैसे अलायंस के विधायक भी रह चुके हैं भाजपा से, तो भाजपा का क्या कंट्रोल आरएसएस करती है? 100% आरएसएस की मर्जी के बगैर। और जितने कार्यक्रम डिजाइन होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आप जो भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रम आप देख रहे होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं डिजाइन करती है, बल्कि संघ से होमवर्क होकर के आता है और उसको ये लोग केवल जो है कंप्लायंस
अलायंस कराते हैं। तो उसको चाहे उन्होंने कह दिया कि आप दलित बस्ती में जा करके मुख्यमंत्री से लेकर के जिला अध्यक्ष तक, विधायक, हर कोई जा करके एक एक दलित बस्ती में रात विश्राम करेगा, वहीं खाना खाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम, ये सब आरएसएस के लोग डिजाइन करते हैं केवल लोगों को भावनाओं को ठगने के लिए। जो साइकोलॉजिकल रीडिंग करी कि इनको कैसे हम इनकी भावनाओं को हम लूट सकते हैं, तो उसमें वो सफल हो। आप 22 में पार्टी में आए, 22 से 24 तक एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखते हैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा में, बहुत बड़ा। ये शुरुआत कहाँ से कैसे हुई, किसका विजन था ये कि पार्टी यहाँ से ऐसे समझ में नहीं, किसी का नमस्कार दोस्तों, मिट्टी की बात के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे खास गेस्ट हैं समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय आर.के. वर्मा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। तो सर, आप कुर्मी बिरादरी से आते हैं, ये चीज़ हमें ईमानदारी से बताइए, क्या आज भी भारत में आपकी जाति तय करती है कि आप पहले ही तय कर देती कि आप राजनीति में कितने दूर तक जाएंगे? नहीं, देखिए, आपका भविष्य कोई जाति नहीं तय करती है। आपका अपना विजन क्या है, उस विजन के आधार पर आपकी मेहनत, आपका परिश्रम क्या है, वो आपकी जो है सफलता का मानक होता है। तो किसी जाति में जन्म लेना, चूँकि भारत की ये व्यवस्था है, भारत में जाति व्यवस्था में पूरा समाज है, इसलिए हाँ, उसकी एक पहचान जो है जाति से ज़रूर बन जाती है। कि हो सकता है पहले कोई जो है अगर मेरा नाम ले तो ये कह सकता है कि कुर्मी नेता, तो वह एक मेरी जाति से जुड़ने वाला शब्द हो गया। लेकिन जाति उसका भविष्य तय करेगी ऐसा नहीं है। उसका विज़न क्या है, किस विज़न को लेकर के वो चल रहा है और उसके लिए उसका समर्पण क्या है, तो वो चीज़ें मानक बनती है कि आपकी सफलता कहाँ तक जाएगी। जी, तो सर, आपने ये राजनीतिक शुरुआत कहाँ से की थी? अब इसके बारे में तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं एक बार अभी विधायक बनने के बाद, जब मैं पहली बार विधायक हुआ था 2014 में, मेरे गांव के बाज़ार में एक सामूहिक विवाह का आयोजन था जी। और जिसमें मुंबई के काफ़ी वहाँ से माइग्रेटेड लोग, वैश्य समुदाय के लोग, खासतौर से अग्रहरी समुदाय के लोग आए थे। तो उन लोगों ने यही सवाल मुझसे किया कि डॉक्टर साहब, मैं पहली बार आपको सुना, और हम लोग नेताओं को सुनते थे तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन आपको सुना बहुत अच्छा लगा और आपने ऐसी बातें करी, राजनीति की कोई बात नहीं करी, और दोनों चीज़ें एक साथ कैसे संभव है? आप राजनीति और डॉक्टर दोनों अलग अलग पेशे हैं। मैंने कहा कि देखिए, अब ये कह पाना तो बहुत कठिन है कि मैंने राजनीति कब से शुरू करी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी का छात्र था, तब से मेरे मन में ये बात आई और मैंने उसके लिए प्रयास भी किया था। मैंने उसके लिए भरपूर प्रयास किया था, लेकिन जो है उस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चुनाव नहीं लड़ा। उसके पीछे कारण आर्थिक तंगी थी। तो वहीं पर एक मेरे गुरुजी जो मुझे जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाए थे, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी, मैं आपको राकेश बोलूं या विधायक जी बोलूं? मैं कहा नहीं, आप मेरे गुरु हैं और नाम से संबोधित करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कक्षा 6 में यहाँ पर आए थे, तो मैंने जो है बाज़ार के एक लड़के को मॉनिटर बना दिया। तो आप प्रिंसिपल के पास गए और बोले कि सर, टंडन सर ने बहुत गलत काम किया है। तो प्रिंसिपल साहब ने पूछा कि क्या गलत काम किया? तो बोले कि प्रिंसिपल साहब, टंडन सर ने जो है मॉनिटर बना दिया और ना उसके लिए कोई टेस्ट लिया और ना उसके लिए कोई वोटिंग कराई। और मेरे नज़रिए से कि मॉनिटर वो हो जो सबसे अच्छा या तो पढ़ने में हो या तो वोट करा करके हो। तो उन्होंने तुरंत टंडन सर को तलब किया और पूछे, उन्होंने कहा कि भाई, आपने बहुत बड़ी गलती करी, अपराध किया, या चेला यह कह रहा है, तो मुझे लगा कि ज़रूर तुम एक दिन नेता बनोगे। तो ये मेरे गुरु ने बताया, मुझे याद दिलाया कि ये बचपन की बातें हैं, जब कक्षा 6 में मेरा एडमिशन हुआ था। हालांकि कोई भी मामला हो सामाजिक न्याय के प्रति या किसी के साथ अन्याय होता है, तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली उसके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं
और उसको न्याय दिलाने के लिए या उसकी मदद करने के लिए उनके मन में विचार आता है, वो प्रयास करते हैं। तो ये व्यक्ति जन्म से लेकर के पैदा होता है। और उसके बाद हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक भी मैंने अच्छी राजनीतिक पहल करी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम लोग दिल्ली तक गए जी। उस समय परिवार कल्याण मंत्री जो हमारा समाज कल्याण था वो सीताराम केसरी जी हुआ करते थे जी। और उनके घर का घेराव किया था। जो पिछड़ी जातियों में खास तौर से उम्र का आरक्षण दिलाने के लिए हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था। वहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी। शरद यादव जी ने हम लोगों को वहाँ पर छुड़वाया था गिरफ्तारी के बाद, और उन्होंने लोकसभा में 0 आवर में ये मामला उठाया था। और उसका नतीजा है कि आज जो है उम्र में जो 5 वर्ष का आरक्षण मिलता है वो हम लोगों के संघर्षों की देन रही है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने जब जब कोई अवसर मिला तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो बचपन से ये स्वभाव रहा है। और जब पैसे नहीं थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चुनाव नहीं लड़ पाया, तो मैंने फिर जो है सोचा कि चलो जब हम लोग सक्षम हो जाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद नौकरी भी किया और उत्तराखंड से मैं छोड़ के आया, यहाँ पर अपना जो है बिजनेस अस्पताल भी चलाया। और जब मुझे लगा कि मैं सक्षम हूँ चुनाव लड़ने में, तब मैंने फिर से पहल शुरू करी। तो राजनीति की किस पार्टी से शुरुआत की थी पहली बार? देखिए उस समय आपने बताया कि मैं कुर्मी समाज से हूँ, तो पहले जो है डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ में हम लोगों ने काम शुरू किया था। किस सन की बात है सर? और ये 95 में शुरू किया था। 95। और हाँ, और पहला चुनाव इलाहाबाद से, इलाहाबाद संसदीय से डॉक्टर कैलाश नाथ सिंह पटेल को लड़वाया था। और उसके बाद विधानसभा का चुनाव ठीक 1 वर्ष पर आया था, तो चंद्रबली सिंह पटेल को शहर उत्तरी से लड़ाया था। मैं उस समय वहाँ का प्रवक्ता हुआ करता था। और उसके बाद फिर 2007 में मैंने जो है डॉक्टर सोनीलाल पटेल का साथ छोड़ दिया, क्योंकि साथ में जब भारतीय जनता पार्टी से अपना दल का गठबंधन हुआ तो डॉक्टर सोनीलाल पटेल जैसा हम लोग मंच पर जो कमेरा वर्ग के उत्थान की जो बात करते थे, तो उस समय मैंने कई सवाल किए कि आपको फला फला प्रत्याशी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग विचार से, कर्म से सामंतवादी सोच के हैं और उनका प्रचार करने आप जा रहे हैं, तो हम जो बात मंच से कह रहे हैं उसको अपने व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। तो मैंने नाराज़गी जताई और उसी समय मैंने पार्टी उस समय अपना दल छोड़ दिया। उसके बाद बीएसपी में हमारे कई मित्र थे और बीएसपी में मेरी ज्वाइनिंग हुई। और मायावती जी ने जो है मुझे टिकट भी दिया लोकसभा का। मेरा विधानसभा का टिकट करते करते काटा, उसके बाद फिर लोकसभा का टिकट दिया 9 के आसपास। हाँ, 9 का जब मैं मांग रहा था तो उन्होंने कहा प्रतापगढ़ लड़ोगे, तो मुझे प्रतापगढ़ भेजा, हालांकि मैं फूलपुर से मांग रहा था। और उसके बाद फिर विधानसभा। राजनीति में होता है कि कई बार आप परफेक्ट हो कि नहीं हो, आप मांग रहे हो, तो 2 बार मेरा टिकट कटा था। फिर जो है उन्होंने जब लोकसभा का टिकट दिया और काट दिया तो मुझे बड़ी नाराज़गी हुई। और उस समय जो है फिर मैं बागी हो गया। और अच्छा, टिकट कटा क्यों था, क्या कारण? मेरा टिकट वो जो बहुजन समाज पार्टी की जो बुरी बात रही है, जिसकी वजह से माननीय कांसी राम की मेहनत जो बहुजन समाज के प्रति थी वो ख़त्म हो गई। जिसको आप कहते हैं कि जिसकी थैली भारी। अच्छा, पैसे तो हाँ, तो थैली के मामले में टिकट कटा था। तो मैं उस समय विधानसभा की सीट खाली हुई थी, तो मैंने उपचुनाव निर्दलीय में लड़ने की कोशिश किया। हालांकि बाद में मुझे अपना दल से सपोर्ट मिला फिर से। अच्छा। जब बहन प्रिया पटेल जी जो है उसकी कृष्णा जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई थी, तो मुझे उन्होंने बुलाया, बात किया। और मुझे, हालांकि मुझे सिंबल नहीं मिला, सिंबल से मैं नहीं लड़ा था, लेकिन जो है मुझे सपोर्ट मिला था। पहला चुनाव है एक तरीके से बिना सिंबल के हमने जो है विधानसभा का चुनाव जीता। उसके बाद 2017 में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चुनाव जीता। पहला चुनाव में मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही थे। और हालांकि बहुजन समाज पार्टी के वर्कर ने मेरा बड़ा साथ दिया था। वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, तो मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं चुनाव वो जीता। और उसके बाद अब तो मिथक टूट गया।
मैं भारतीय जनता पार्टी अपना दल के गठबंधन से भी मैंने अच्छी जीत हासिल करी। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी में जब गया तो मैं ऐसी सीट पर गया जहां पर लोगों ने मुझे बहुत डर दिखाया कि वहां से कभी कोई बैकवर्ड चुनाव नहीं जीतता। और ख़ास तौर से जो जाति की बात आप कर रहे हैं वहां पर मेरी जाति की का वोटर 15,000 है। अच्छा। और मुझे लगता है कि ब्राह्मण वोट वहां पर 70-80 हज़ार होगा। तो लोगों में निराशा थी कि जो है मैं कैसे चुनाव जीतूंगा। लेकिन जनता के विश्वास ने और जिस विचारधारा के साथ हम लोग जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, पिछड़ा है, दलित है, उसकी प्राथमिकता की जो बात करते हैं, उसके हक अधिकार की बात करते हैं, उसी विचारधारा ने हमें विजयश्री दिलाई। जय सर, आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार के आप विधायक रह चुके हैं, तो सर आपको कभी ये लगता है कि एक मेहनत से ज़्यादा कभी कभी समीकरण ज़्यादा मायने रख जाते हैं? हाँ, नो डाउट। देखिए, बहुत सारे खास तौर से बड़े चुनाव जो है मेहनत पर चुनाव नहीं जीते जाते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव कभी कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता है और ज़्यादातर जो है जब जो पार्टी की हवा बनती है, जैसे आपने देखा होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की लहर बनी और कैसा भी कोई प्रत्याशी रहा निकल गया। उसने कभी मेहनत किया हो ना किया हो वो चुनाव जीत गया। तो बहुत बार जो है जाति, चूंकि इस देश में अभी जाति को नकारा नहीं जा सकता। और जो लोग कहते हैं, जैसे हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिनको सदियों से अवसर नहीं मिला उनको अवसर दिलाने की बात करते हैं, उनको सम्मान दिलाने की बात करते हैं, उनको हिस्सेदारी दिलाने की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें जातिवादी कहते हैं। तो निश्चित रूप से अभी इस देश से, भारत से जो है जाति को नहीं मिटाया जा सकता। और जो लोग कहते हैं कि हम जातिवादी हैं, गलत हैं, तो पहले वो जाति का जो टाइटल है वो हटा करके, और इस देश में जाति तभी खत्म हो सकती है जब विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न जातियों के बीच अंतर जाति विवाह जब तक नहीं होगा तब तक इस देश से जाति व्यवस्था नहीं खत्म हो सकती है। जो लोग जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं वो झूठा भाषण करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता ही जाति को मिटा सकती है। और जो सच्चे मन से इस देश से जाति को मिटाना चाहता है और देश को एक सूत्र में बांधना चाहता है, वो सबसे पहले सभी विरादियों के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता कायम करने में अपना पहल दे, तो मुझे लगता है कि उसका जो जबान है उसको व्यवहार में तब्दील हो रही है। इसकी कोई पहल की आपने? नहीं, हम लोग तो प्रयास करते हैं। मैं स्वयं भी जो है मेरी पत्नी का देहांत 2015 में हो गया जी। और उसके बाद जो है मैंने जो है जब सेकंड मैरिज करी तो मेरी पत्नी जो है वो एससी बिरादरी से है। अच्छा। तो हालांकि मैं चूंकि वैज्ञानिक विचारधारा का व्यक्ति हूँ, मैं जाति व्यवस्था में नहीं यकीन करता हूँ, मैं तो होमो सैपियंस हूँ, मैं इसमें यकीन करता हूँ। मेरे परिवार के लोगों ने, मुझे गुरुजनों ने मुझे विज्ञान पढ़ाया, तो मैं तो विज्ञानवाद की बात करता हूँ और वही मेरे अंतर्मन में रहता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग मुझे, जब मैं विज्ञान की बात करता हूँ तो लोग मुझे धर्म विरोधी भी करार देते हैं। जी। अच्छा, ये टैग क्यों लग जाता है? हमने देखा है कि आप पे नहीं, जिस पार्टी में आप हैं उस पर भी धर्म विरोधी एक टैग लगा, एक समाजवादी पार्टी धर्म विरोधी है। ये अब विधायक आपके चले गए तो ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए बात ये है कि जैसे बहुत सारे लोग इस देश में शोषण की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जी। और अगर मैं बात करूं कि यह वह देश है जहां पर बड़े पैमाने पर जो पिछड़ा है, दलित है, गरीब वर्ग की महिलाओं को, बेटियों को, जो नाबालिग बेटियां होती थी, उनको मंदिरों में दान करा करके और आजीवन उनके साथ कितना उनका शारीरिक शोषण करने की व्यवस्था, जिसको आप देवदासी प्रथा कहते हैं। जी जी। और अभी जल्दी में कानून बना और कब से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। अगर आप उसे धर्म का हिस्सा मानते हो तो मैं ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ। यहीं पर न जाने कितनी ऐसी परंपराएं रही हैं। सती प्रथा, आप कहाँ से इसे सही मानते हैं? धर्म का एक हिस्सा था, धर्म के द्वारा पोषित था। तो सती प्रथा को, जहाँ जिस महिला को आपने चाची कहा हो, भाभी कहा हो, और पति की मौत के बाद चाहे वो युद्ध में ही मारा गया हो और उसकी पत्नी को जलती हुई चिता पर जला करके मार डालना, ये कहाँ का न्याय है? तो अगर ये धर्म का हिस्सा है तो ऐसे धर्म में मैं यकीन नहीं करता हूँ। दास बना करके, दास प्रथा किसने बनाई?
दास प्रथा किसने बनाई, बेटियों को मार देने की प्रथा किसने बनाई, नरबली प्रथा किसने बनाई। तो छुआछूत किसने पैदा किया समाज में। आप जानवर के छुआ खा सकते हो, लेकिन एक मनुष्य का के हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते थे। तो इसीलिए बाबा साहब ने भी इन सब चीज़ों को देखा था। तो संविधान में इसकी कितनी अच्छी व्यवस्था की, हमारे फंडामेंटल राइट में इसकी व्यवस्था इसीलिए किया। जो समानता का जो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जो फंडामेंटल राइट का है कि इस देश में सबको बराबर का कानूनी अधिकार होगा और इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति और जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर उसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है और सबको समान अवसर मिलेगा। और अस्पृश्यता के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ आर्टिकल 17 उन्होंने बनाया। और जो एक ऊंच नीच का जो भाव होता था, उन्होंने सभी उपाधियों को खत्म करके इस बात को संविधान में लिखा कि आज से इस देश में केवल शैक्षिक उपाधि और दूसरा सेना की उपाधि के अलावा सारी उपाधियां खत्म की जाती हैं। तो ये एक समानता की बात है, इसीलिए हम लोग संविधान की बात करते हैं। अगर आप मुझे वादी होने की बात करेंगे तो मैं तो कहूँगा कि मैं मानवतावादी हूँ और संविधानवादी हूँ। चूँकि जाति में यकीन मेरा पहले से नहीं रहा है। हम लोगों ने विज्ञान पढ़ा, और चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, चाहे भारत का हो, सभी होमोसेपियंस हैं। तो मैं तो उसी का यकीन, विचारधारा में यकीन करने वाला व्यक्ति हूँ। और हमारे भारत के ही मनीषियों ने जो बातें कही थी कि अयम निजः परो वेति गणना लक्षेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। वो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते थे। लेकिन आज देखिए छद्म सनातनी लोग, छद्म धर्मावलंबी लोग जो है इतना संकीर्ण हो गए कि आप मत पूछो। यहाँ पर बहुत सारे संगठन हैं, आप आरएसएस को देखते होंगे, बजरंग दल को देखते होंगे, हिंदू वर्ग से जुड़े हुए न जाने कितने संगठन हैं, उनको आप देखते होंगे। जब किसी दलित वर्ग की बेटी के साथ अनाचार दुराचार होता है और उसी धर्म में आस्था रखने वाला कोई प्रभुत्व वर्ग का व्यक्ति अगर उसके साथ जो है बलात्कार किया या हत्या कर दी, तो वो आकर के कभी आंदोलन नहीं करते। या जो पिछड़ा है, जो दलित है, उसका आरक्षण का हक मारा जाता है, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो कभी वो सड़क पर आकर के आंदोलन नहीं करते। ये ऐसे संगठन हैं जो अपने आप को अराजनीतिक घोषित करते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि शुद्ध रूप से ये राजनीति करते हैं, राजनीतिक करते हैं। आज जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का देखिए जो मुखौटा है वो कुछ और है, उसके पीछे जो काम करने वाले कुछ और हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसीलिए आपको बताऊं 4 फरवरी 1948 को उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। इसीलिए प्रतिबंध लगाया था कि आरएसएस की गतिविधियां वो सांप्रदायिक सद्भाव को मिटाने में और राष्ट्रध्वज का सम्मान ना करने में, इस तरीके से उनकी गतिविधियां थी। तो उनको लगा कि इनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जुलाई 1949 को माफ़ीनामा दिया, माफ़ी लिया, हलफनामे के साथ माफ़ी मांगा कि हम राजध्वज का सम्मान करेंगे, हम सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में अपना योगदान करेंगे, हम कभी राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आज सही मायने में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे वही राजनीति कर रहे हैं। आज जो दिखता है सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पीछे वो आरएसएस की देन होती है। जी। तो सर जैसे हम बिहार में देखें तो नीतीश कुमार जी के नाम पे कुर्मी वोटर एक हो जाते हैं, लेकिन यूपी में ऐसा कोई बड़ा नेता बन नहीं पाया कुर्मी समाज का। बहुत ज़्यादा बिखराव है, हर पार्टी में कोई एक पकड़ लेते हैं, जैसे बीजेपी ने बुला दिया एक। तो सर ऐसा क्यों है? देखिए सच बात यह है कि अभी उत्तर प्रदेश में मेरे कुर्मी समाज से कोई ऐसी एक लीडरशिप नहीं है जिसके नाम पर पूरब से लेकर के पश्चिम तक का कुर्मी इकट्ठा हो सके, उस पर विश्वास कर सके। अभी हमारा समाज छोटे छोटे छत्रप में बटा हुआ है। और जैसे अगर प्रयागराज मंडल, बनारस मंडल का कुर्मी है तो उसको नेता पूरब वाला नहीं मानेगा, पूरब वाला है तो इधर आपका बाराबंकी लखनऊ वाला नहीं मानेगा, सीतापुर वाला लखीमपुर खीरी वाला नहीं मानेगा, सीतापुर लखीमपुर खीरी वाले को बरेली वाले नहीं मानेंगे, उधर कानपुर वाले नहीं मांगेंगे। तो ये जो है अभी हमारा समाज जो है बटा हुआ है और किसी भी एक व्यक्ति को नेता नहीं माना है। लेकिन जो आपने 2024 का परिणाम देखा, हमने उत्तर प्रदेश के कोने कोने से मैंने सर्वे किया और कुर्मी समाज ने बहुतायत
समाजवादी पार्टी का साथ दिया, और वो इसलिए साथ दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा वो उठ गया। वो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक को निशाना बना करके पिछड़े और दलित के वोट पर डाका डालने का काम करती है और उसी के सहारे सत्ता में आती है और उसे ही नष्ट करने का काम करती है। तो चूंकि कुर्मी समाज बहुत सभ्य, सुशील, ईमानदार, कर्मठ है और वो इतनी समझ रखता है, और 2024 के परिणाम से आपको लगेगा कि सर्वाधिक संख्या कुर्मी बिरादरी की जीत करके आई है, वो भी समाजवादी पार्टी से आई है। तो अब समाजवादी पार्टी की ओर कुर्मी समाज का रुख हो चुका है और आगे ये बढ़ता ही जाएगा। जी सर, 14-15 के आसपास स्प्लिट हुई थी अपना दल 2 भागों में, तब आप पार्टी में ही थे? जी हाँ, जब मैं पार्टी का उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था जी। और क्या हुआ था, क्यों हुई थी ये? जो उस समय पहले अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कृष्णा पटेल जी थी और अनुप्रिया पटेल जी उनसे असंतुष्ट रहती थी। परिवार का विवाद था, संपत्ति का विवाद था। बहुत बार हम लोगों ने प्रयास किया कि मामले सिमट जाएं, यहाँ तक कि बांसमंडी पर जो हमारा कार्यालय था वहाँ पर बहुत अभद्र चीज़ें भी घटित हुई। अब मैं उसको नहीं कह सकता हूँ सार्वजनिक रूप से, FIR तक हुई, ये स्थितियाँ हो गई। उसके बाद फिर जो है चूँकि उस समय मैं अपना दल का विधायक था और कृष्णा जी ने अनुप्रिया जी को नेता पद से लोकसभा से हटा दिया। फिर हम लोगों ने प्रयास किया और फिर ये हुआ कि अब सिंबल कैसे होगा, तो अपना दल सोनेलाल का रजिस्ट्रेशन कराया गया और अपना दल सोनेलाल से 2017 का चुनाव में जो है अपना दल सोनेलाल से लड़ा और वो केवल निहित स्वार्थ में रहा। और मुझे लगता है कि आप इतना बड़ा चेहरा हो और एक सोसाइटी में जो मैसेज आता है, सोसाइटी आपको एक आइडियल फेस के रूप में देखती है, तो उसी तरीके की कुर्बानियाँ भी आप में होनी चाहिए, आपका समर्पण भी उसी तरीके से होना चाहिए। और ख़ास बात है कि परिवार और समाज के लिए त्याग की भावना ज़रूरी है। अगर शायद त्याग की भावना होती कि नहीं, हमें समाज और राजनीति देखनी है और हमें परिवार, छोटी मोटी चीज़ों को त्याग देना है, तो निहित स्वार्थ अगर त्याग देते तो शायद ये बिखराव नहीं होता और आज अपना दल का मुकाम कुछ और होता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी का सहारा लेकर के जो राजनीतिक यात्रा अपना दल ने तय करी है, ये एकदम पानी का बुलबुला है। जिस दिन गठबंधन टूटेगा उस दिन धरातल पर सब आ जाएंगे। चूँकि विचारधारा को छोड़ चुके डॉक्टर सोनेलाल पटेल कमेरों के कल्याण की बात करते थे, बौद्धिज्म की बात करते थे, लेकिन क्या आज अपना दल के मंच से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कभी पिछड़ों की बात करी जाती है, कभी कमेरा वर्ग की बात करी जाती है, कभी दलितों के उत्थान की बात करी जाती है? आरक्षण मारा जा रहा है। जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, जो हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 में बना था, जिसकी धारा 1 की उपधारा 3 जो पिछड़ों को 27%, SC को 21% और ST को 2% आरक्षण दिया था, और उसकी उपधारा 6 जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दिया, जो ये कहती है कि किसी भी आरक्षित वर्ग का, चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित हो, अगर उसने सामान्य वर्ग की मेरिट क्वालिफाई करी है तो उसे सामान्य वर्ग में रखा जाएगा, ना कि उसे वापस लौटा करके आरक्षित वर्ग के कोटे में रखा जाएगा। लेकिन इस सरकार ने कहीं भी इस अधिनियम का पालन नहीं कराया, जिसकी वजह से पिछड़े अनुसूचित समाज के बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया गया, उनको अवसर से वंचित करने का काम किया गया। विश्वविद्यालयों में NFS नॉट फाउंड सुटेबल करके पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को रोका जाता है। कभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, चाहे अपना दल सोनेलाल हो, राजभर हो या निषाद पार्टी हो, कोई भी आज तक आवाज़ नहीं उठाया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप पिछड़े और दलित समाज के लोगों के साथ न्याय करो, नहीं तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। किसी ने शर्त रखी? आप तो मीडिया से जुड़े हैं सिद्धार्थ जी, आप बताओ कि कभी घटक दलों ने कहा होगा
कि भाई ये पिछड़ों के साथ, उनके आरक्षण के साथ धोखा है और अगर आप धोखा दोगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। कभी किसी ने चेतावनी नहीं दी, क्योंकि सबको सत्ता की मलाई चाहिए और सबको सत्ता की मलाई मिल रही है, इसलिए लोगों का जनाधार खत्म हो चुका है। जिस दिन ये सरकार गई, गठबंधन टूटा, उस दिन सब जमीन पर मिलेंगे। जी, तो सर ये जो दो भागों में बटी थी पार्टी, सोनेलाल जी और कमेरा जी, तो स्प्लिट हुए थे, तो आपने यहाँ सोनेलाल और अनुप्रिया पटेल का साथ क्यों दिया था उस समय? देखिए, मुझे लगा कि अनुप्रिया पटेल जी एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, एक लंबा भविष्य है, और मुझे लगा कि हम लोग जो है ऐसे एनर्जेटिक नेतृत्व के साथ राजनीति की यात्रा लंबी कर सकते हैं। इस नज़रिए से मैं अनुप्रिया पटेल जी के साथ खड़ा रहा, बाकी और कोई वजह नहीं थी। जी, आपने अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जी के साथ जब काम किया पार्टी में, तो सर पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष थे ना आप? जी, तो सर क्या कमजोरी और क्या ताकत महसूस हुई? पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है अंदर से? देखिए, उस समय जो है जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने शुरुआत करी थी, निश्चित रूप से उसमें बीच में उनके समय में भी थोड़ा विचलन आया था जी। और चूंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की भी पृष्ठभूमि बहुजन समाज पार्टी ही रही है और सामाजिक न्याय को लेकर के ही चले थे, और जब अपना दल बना तब भी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही बना और उसी को लेकर के चल रहे थे। लेकिन बीच में ऐसा लगा कि अब इसका पूरी तरीके से व्यवसायीकरण होने लगा और उसका राजनीतिक लाभ, राजनीति में व्यापार होने लगा। तो मुझे लगा कि अब इससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां भी गर्त में जा चुकी। आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक समय किस अवस्था में थी, स्टार पार्टी थी, और उसके बाद जब बहुजन समाज पार्टी में पैमाना बन गया अर्थ का, थैली का, पैसे का, तो आज बहुजन समाज पार्टी कहाँ चली गई? तो वही पैमाना, ये केवल अपना दल सोनेलाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी छोटे घटक दल हैं सबका पैमाना बन गया है, जिसकी वजह से उनकी जमीन खिसक चुकी है। तो उन्होंने अपना नुकसान किया। लगता है कि जैसे छोटी पार्टियों का बड़ी पार्टियों से गठबंधन जब होता है तो विचारधारा पीछे छूट जाती है। निश्चित रूप से देखिए, एक यह प्राकृतिक सिद्धांत है कि अगर पानी की एक बड़ी बूंद है और छोटी बूंद आसपास है तो छोटी जाकर के उसी में विलीन हो जाएगी। ये प्रकृति का सिद्धांत है, क्योंकि उसके प्रभाव से घटक दल, छोटे दल कभी अपनी विचारधारा के प्रति मुखर नहीं हो पाते हैं, कट्टर नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी धार कुंद हो जाती है और उनकी विचारधारा समाप्त हो जाती है। जी, तो सर अपना दल का बीजेपी का अलायंस 14 में हुआ था। जी हाँ। तो जब इन दोनों पार्टियों का अलायंस हुआ तो क्या पिछड़ी जातियों को न्याय मिला, उनकी सुनी जाने लगी, या सिर्फ वोट बैंक के लिए हुआ था? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल से और ओम प्रकाश राजभर से और जो निषाद पार्टी से जो गठबंधन किया, ये तो केवल वोट बैंक की राजनीति है, वोट लेने के लिए किया। मैं तो इसको लेकर के 2017 में जब मैं चुनाव जीता गठबंधन से, विधायक थे तो लोग आपके पास आते होंगे। जी, वही बात बता रहा हूँ कि 2017 में जब मैं गठबंधन से चुनाव जीता तो मुझे लगा कि कुर्मी समाज ने पूरी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वोट दे करके सरकार बनाई, लेकिन जो उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए वो कहीं नहीं है, शासन प्रशासन में नहीं दिख रही है, ना हमारे जनपदों में एसपी दिख रहे हैं, ना डीएम दिख रहे हैं, हमारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, पीपीएस हैं, लेकिन उनकी अच्छी पोस्टिंग नहीं है। इस बात को लेकर के मैं 34 विधायकों को लेकर के मैं लखनऊ से दिल्ली चला गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने समय मांगा, तो उन्होंने समय तो दे दिया, कैसे गलती से दे दिया था, कैसे दे दिया। और जब वहाँ पता चला कि मेरे साथ 34 विधायक हैं, केवल लालजी वर्मा और नीलरतन पटेल को छोड़ करके शायद मेरे साथ सभी भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के विधायक मेरे साथ गए थे, और एक नरेंद्र वर्मा जी नहीं गए थे, तो ये सब मेरे साथ गए थे। मुझे लगता नरेंद्र वर्मा जी उस बार नहीं जीते थे, या समाजवादी पार्टी का कोई विधायक मेरे साथ उस समय नहीं गया था। तो जब पता चला कि 34 विधायक आए हैं तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कहीं और लग गया। और उन्होंने ओम माथुर यहाँ के प्रभारी थे और पुरुषोत्तम रूपाला और कई लोगों की टीम बना दी कि इनकी क्या समस्या है, सुन करके समाधान कराइए। तो हमने यही बात करी कि भाई कुर्मी समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर वोट दिया, लेकिन थाने से लेकर के जिले तक उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात भी करी और बात करके हमें फिर भेजा। फिर मैं आकर के बात किया
जी। तो पूछा मुख्यमंत्री जी ने कि भाई आपकी समस्या क्या है, तो मैंने कहा ये हमारी समस्या है। तो हालांकि कुछ लोगों की पोस्टिंग दी, लेकिन उसके बाद हटा भी ली गई जल्दी से। तो वो एक केवल मुखौटा है, और जो है भी उनको काम करने की आज़ादी नहीं है। और जो पद पर भी चले गए उनको, चाहे वो मंत्रालयों में हो या कार्यपालिका में हो, कहीं भी विधायिका कार्यपालिका दोनों जगह वो पंगु कर दिए गए हैं। वो अपने वर्ग से, जिस वर्ग से आते हैं उसके लिए न्याय के साथ भी खड़े नहीं हो सकते, उनकी कलम पर पाबंदी लगी है। अच्छा। तो अब ये जनता जनार्दन को महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से जो कोई भी वैकेंसी आ रही है, सरकार पिछड़े और अनुसूचित समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है, इसीलिए लगातार आरक्षण में छेड़छाड़ करती है। जब भर्तियों का विज्ञापन होता है तो उसमें आरक्षण की विसंगतियां होती हैं, फिर ये सुधार करते हैं, फिर एक व्यक्ति को कोर्ट भेज देते हैं, फिर मामला कोर्ट में चला जाता है, उसके बाद बहाने बनाते हैं। ये तो सरकार की नीयत ही साफ नहीं है पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के प्रति, इसलिए अब यह वर्ग जान चुका है और 2024 से इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से दूरी भी बना रहा है। जी सर, आप जब 17 में चुनाव जीते थे तब भाजपा की सरकार बन चुकी थी यूपी में, योगी जी मुख्यमंत्री थे। जी। तो सर कभी आपको लैक ऑफ पावर महसूस हुआ कि मैं विधायक हूँ, अपने वर्ग के लोगों का भला नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कभी देखिए, हुआ? मैं थोड़ा सा स्वभाव से बागी हूँ, और मैं कुछ चीज़ों को जो चीज़ मेरे मन में आई उतना ही मैं स्वीकार करता था। उस समय मैं कहता था भाई देखो, हमारी पार्टी से आपका गठबंधन है और आपको मुझे ढोना ही पड़ेगा, मुझे सुनना ही पड़ेगा, मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो मैं अपने एजेंडे पर कायम रहता था और बात भी करता था। और आप 2017 से लेकर के कोरोना के पीरियड के पहले तक आप देखेंगे विधानसभा की कार्रवाई और लाइब्रेरी में भी जा करके देखेंगे तो शायद सर्वाधिक क्वेश्चन लगाने वाला मैं ही होता था। हाँ, सरकार के साथ भी था, लेकिन फिर भी मेरे सवाल बने रहते थे, तो उससे मेरा कोई समझौता नहीं हुआ। जी सर, आपने अलायंस पॉलिटिक्स बहुत नज़दीक से देखा है, तो क्या सर ये लोकतंत्र को मजबूत करता है या कमजोर करता है? देखिए, अगर वैचारिक अलायंस हो, गठबंधन हो, विचारधारा पर कायम रहे तो वो लोकतंत्र को मजबूत करता है। लेकिन अगर अवसरवादी होकर के हम गठबंधन करते हैं, हम केवल सत्ता में आने के लिए गठबंधन करते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा लोकतंत्र और किसी भी नज़रिए से नहीं कमज़ोर हो सकता। तो अवसरवादी गठबंधन हमेशा लोकतंत्र को कमज़ोर करता है, और इस समय भारत का लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है। जी। तो सर, कुर्मी समाज को साइलेंट वोटर कहा जाता है, क्या राजनीतिक दल जानबूझकर चुनाव के समय नहीं याद करते हैं? जैसे नहीं, ऐसा नहीं है। ये साइलेंट वोटर नहीं है, ये तो जिताऊ वोटर है, टिकाऊ वोटर है और बहुत प्रभावशाली वोटर है। नहीं प्रिडिक्ट नहीं कर पाते इलेक्शन से पहले कहाँ जाएगा इस बार। नहीं, वो बिल्कुल देखिए, जब लोगों ने शायद एनालिसिस नहीं करी, जब सपा बसपा का गठबंधन था तो कुर्मी समाज पूरी तरीके से समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा था। उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ, और फिर 2012 में कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ आया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से नाराजगी झेली। और उसके बाद फिर से जो है, जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ों का मुखौटा लगाया, बड़े मन से कहा कि मैं पिछड़ी जाति का बेटा हूँ, तो लोगों को लगा, मेरे जैसे व्यक्ति को लगा कि शायद अब पिछड़ों की बात होगी और उनको जो अवसर से वंचित करके रखा गया, शायद वो अवसर मिले। अनुसूचित समाज को जो अवसर से वंचित किया गया, शायद उनको अवसर मिले। लेकिन जो है, जब वो केवल ढोल में पोल नजर आया तो समाज वहां से हटने लगा, और 2022 से इसकी शुरुआत कर दिया था। 2022 में काफ़ी समाज बीजेपी से हटा, 2024 में और बड़ी तादाद में आया, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हरा के ही छोड़ेगा। एक कुर्मी नेता होने के नाते कभी आप डोमिनेंट अपर कास्ट प्रेशर का सामना करना पड़ा कभी आपको? देखिए, बहुत सारे लोग कट्टरवादी हैं और कुछ लोग सोच से सामंती प्रवृत्ति के हैं। और अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूं तो उनको लगता है कि मैं उनकी व्यवस्था का विरोध कर रहा हूं। अगर मैंने अभी कहा कि अगर मैं देवदासी प्रथा में यकीन नहीं करता
तो अगर वो धर्म का हिस्सा है तो ऐसे धर्म में मैं यकीन नहीं करता। और मैं मानवतावादी हूँ, मैं वैज्ञानिक विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि देश में तरक्की जो है वो वैज्ञानिक संसाधन से ही हो सकती है। आज देश के हर एक नागरिक को वैज्ञानिक संसाधन चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक विचारधारा को अंगीकार नहीं कर रहा है, तो ये कितनी शर्म की बात है, हम अपने साथ कितना धोखा दे रहे हैं। तो जब मैं वैज्ञानिक विचारधारा की बात करता हूँ तो लोग मुझको धर्म विरोधी भी कहते हैं और अपनी व्यवस्था का विरोधी कहते हैं। कोई कहता है कि मैं अपर कास्ट विरोधी हूँ। तो अगर भाई पिछड़े और दलित के हक की बात करना अगर अपर कास्ट विरोधी मानते हैं तो मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, वो काम तो मैं करता रहूंगा, वो मेरा कर्तव्य है। हाँ, वो मुझे स्वीकार है। मुझे उनकी भाषा में धर्म विरोधी होना भी स्वीकार है, उनकी भाषा में उनका अपना विरोधी भी होना स्वीकार है, क्योंकि उनकी वजह से मैं किसी के साथ अन्याय की बात नहीं करता हूँ। अपर कास्ट के साथ भी मैं न्याय चाहता हूँ। जैसे अभी अगर आप बात करें तो ये अपर कास्ट के लोग नहीं समझ रहे हैं, EWS का जितना कोटा है टोटल गलत भरा गया है। जांच हो जाए तो सरकार के सामने आईना जब आ जाए तो सरकार खुद पागल हो जाए। जो गरीब वर्ग रहा, जो अपर कास्ट का, उसको आरक्षण EWS का नहीं मिला। जो उसका धनाढ्य वर्ग फर्जी सर्टिफिकेट बना करके सब EWS के आरक्षण का फायदा उठाए हैं। तो अगर मैं आरक्षण की बात करता हूं तब भी लोग मुझे अपर कास्ट विरोधी करते हैं। जब मैं पिछड़े और दलित के साथ न्याय की बात करता हूं तब भी लोग मुझे धर्म विरोधी कहते हैं। तो लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं होती। हालांकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो दुनिया के किसी भी धर्म में 100% मैं आस्था नहीं रखता हूं, उस पर विश्वास नहीं करता हूं। अगर मैं हिंदू धर्म की जो धार्मिक कुरीतियां हैं जिनका भी हमने जिक्र किया, चाहे वो छुआछूत हो, भेदभाव हो, या देवदासी प्रथा हो, सती प्रथा हो, महिलाओं के हक अधिकार, उनको शिक्षा से वंचित, पिछड़ों को शिक्षा संपत्ति से वंचित, और ये सब चीज़ें अगर वो धर्म का हिस्सा हैं तो हम ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। और हाँ, मैं दूसरे धर्मों में भी मैं हलाला का भी समर्थन नहीं करता हूँ, मैं 3 तलाक का भी समर्थन नहीं करता हूँ। तो लेकिन लोग मुझे जो है मेरे ऊपर एक ठप्पा जरूर लगाते हैं कि मैं धर्म विरोधी हूँ। फिलहाल मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं तो मानवतावादी हूँ, विज्ञानवादी हूँ, और सबके लिए खुशहाली और तरक्की की बात करता हूँ। ये बात अलग है, कुछ लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, अपना विरोधी मानते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होती। सर, ये जो जाति आधारित राजनीति होती है, क्या इससे निकलना चाहिए या करनी चाहिए? इससे पिछड़ों का भला हो सकता है आगे चल के? देखिए, अगर मुझे लगता है कि जब तक, मैंने आपको पहले ये बात कही थी कि जब तक जाति व्यवस्था नहीं खत्म होगी तब तक राजनीति जाति के नाम पर होगी और होती रहेगी, और करना भी चाहिए। जो जाति खत्म करने की बात कर रहा, मैंने पहले कहा कि पहले वो ऐलान करे कि आज से जातियां खत्म, आज से जातियां खत्म, और सभी इस देश के भारतवासी हैं और सभी में रोटी बेटी का रिश्ता होगा, और ये जातियां आज से खत्म कर दी जाती, कोई टाइटल नहीं लगाएगा। जैसा कि अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि थानों में अब जाति के आधार पर FIR नहीं होगा, उसकी टाइटल नहीं लिखी जाएगी। लेकिन यही क्यों जाति तोड़ो तो जो है संतराम BA प्रजापति और बाबा साहब और महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे अनेकों महापुरुषों ने कितनी लड़ाई लड़ी जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए ही। अब वो ये तो आज बात लोग कह रहे हैं, जब ये अपने आप को खतरा महसूस कर रहे हैं कि पिछड़े और दलित समाज की जातियां इकट्ठी होकर के, जो आज समाजवादी पार्टी ने जो PDA का नारा दिया, तो ये PDA से घबरा करके ये होने की बात करते हैं, ये सनातनी होने की बात करते हैं। ये तो छद्म सनातनी है, भाई। ये केवल जो है वोट लेने के लिए बात करते हैं। मैंने अभी कहा कि पिछड़ों के साथ, दलित के साथ कहीं अन्याय अत्याचार होता है, अगर उसी धर्म में आस्था रखने वाला प्रभुत्व वर्ग का कोई व्यक्ति करता है, तो आज तक मुझे आप एक उदाहरण बता दो जहां पर बजरंग दल के लोगों ने, RSS के लोगों ने, या किसी धार्मिक संगठन ने कोई आंदोलन किया हो? नहीं किया। जब आरक्षण मारा जाता है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, तो किसी ने कभी आंदोलन किया हो? नहीं किया। तो इस देश से भी जाति को ऐसे नहीं मिटाया जा सकता। जाति है तो हम जाति की बात करेंगे, क्योंकि उसकी पहचान जाति से है। उसकी पहचान आप जाति से मिटा दो, तब हम सबकी बात करेंगे। सर, आप लंबे समय से राजनीति में हैं। हम अक्सर देखते हैं जैसे दलित OBC यूनिटी जब होती है
तो नेशनलिज्म और रिलीजन जैसे नैरेटिव को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया जाता है। आप देखते हैं ये? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये केवल भारत में ही नहीं है जी। ये पूरी दुनिया में धर्म को एक बहुत बड़ा हथियार बनाया गया सत्ता को हासिल करने के लिए। जी। और पहले लोग अपने जो बाहुबल से, अपने तलवार के दम पर, अपने तोप के दम पर, अपनी रणनीति, अपने सेना के कौशल के दम पर, संगठन के दम पर जो सत्ता हासिल करते थे, तो बड़े पैमाने पर लोग ये नहीं कर सकते थे और उन्होंने धर्म को हथियार बनाया। ईश्वरीय और चमत्कार को धर्म का एक हिस्सा लेकर के उसको सत्ता पर काबिज करने के लिए एक हथियार बनाया। और भारतीय जनता पार्टी उसी हथियार का इस्तेमाल करती है कि जब लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं, पिछड़ा अपना हक मांगता है, दलित अपना हक मांगता है, तब ये नेशनलिज्म की बात करते हैं और हाँ, तब ये धर्म की बात करते हैं। लेकिन मेरा मानना है, देखिए, धर्म और विज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कहते और उसको निजी आस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, जो प्रकृति का सिद्धांत है वही विज्ञान है। विज्ञान कोई ऊपर से लाई गई थोपी हुई चीज नहीं है। विज्ञान आपको सवाल करने की इजाजत देता है। 1000 सवाल करो और सदियों से सवाल करो, जब सारे सवालों का जवाब हो जाता है तब वो सिद्धांत बनता है। तो चूंकि दुनिया की तरंग की दुनिया में दूसरे देशों में भी अंधविश्वास रहा है। भाई, हमारे भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनको गणितज्ञ के रूप में जाना गया, आर्यभट्ट। 6वीं शताब्दी में उन्होंने जब कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वो अब एक तरीके से उनका कथन जो था वो हमारे हिंदू धर्म की व्यवस्था, उनके उसमें जो वर्णन है उसके अनुसार विरोधी हो गया। क्योंकि वो चांद को देवी देवता मानते थे, सूरज को 7 रथ वाला घोड़ा मानते थे। कोई ग्रह नहीं मानते थे, है ना। तो 7 रथ वाला घोड़ा सूरज और वो पृथ्वी के चक्कर लगाता था, ये हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते थे। और आर्यभट्ट ने कह दिया कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, किसी ने नहीं माना। और उसी के बाद देखिए 16वीं सदी में गैलीलियो ने यही बात कही। तो गैलीलियो ने जब यही बात करी तो पादरियों ने विरोध किया। तो क्रिश्चियन धर्म, जो ईसाइयों का धर्म, पादरियों ने उनका विरोध किया कि ये हमारे धर्म के विरोध में ये बात कर रहा है। ये कभी भी जो है सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये तो कह रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उनको आजीवन नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई वैज्ञानिक तथ्य की बात करे। उनसे भी पहले भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया। लेकिन अगर हमारे लोगों ने लॉजिकल अगर होते, उस पर तर्क किया होता, तो उनकी बात समझ में आती। और आज सौरमंडल का सिद्धांत का जो नाम जो जाता वो भारत का नाम होता, वो आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता। लेकिन आज निकोलस कोपरनिकस के नाम से जाना जाता है, गैलीलियो के नाम से जाना जाता है। तो अच्छा, उन लोगों ने, उन पादरियों ने भी और पूरी धार्मिक संस्थाओं ने माफ़ी मांगी कि भाई हम गलत थे और ये वैज्ञानिक सिद्धांत तो बिल्कुल सही है, हमारे ग्रंथ गलत लिखे गए थे। अगर आज मैं ये बात कह दूं कि भाई हनुमान जी ने जिस सूरज में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है और जिसमें 33 लाख गुना जिसका द्रव्यमान अधिक है, ऐसे सूर्य को निगलने की बात जो है हमारे ग्रंथों में हनुमान जी के द्वारा ऐसा करने की जो बात कही गई, अगर हम इन सब की बात करने लगे तो लोग कहेंगे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी, क्योंकि भावना उनके पास है, भावना हमारे पास है नहीं। पिछड़ों के पास, दलितों के पास भावना नहीं है। वो जो सार्वजनिक रूप से जहाँ उठने बैठने खाने पीने का उनको अधिकार नहीं था, जानवरों से बदतर जीवन जीने को मजबूर थे, उनके पास भावना नहीं। आप सोचिए कि वह देश है जहाँ पर महिलाओं को अपना स्तन ढकने के लिए कर देना पड़ता था, मूलाक्रम आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो ऐसी न जाने कितनी जो है धर्म की आड़ में गलत कुरीतियाँ, परंपराएं जिसको लोगों ने धर्म का हिस्सा बना दिया था। हमने इतने अन्याय अत्याचार सहे, इसके बावजूद भी हमारी भावनाएं कहीं आहत नहीं हुई। और हम अगर एक सच इसका सवाल खड़ा कर देते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। मेरे ऊपर न जाने ऐसे कितने मुकदमे दर्ज हुए। एक बार मैंने मैंने एक बार कहा कि भाई देखो, जो चूंकि मैं मानता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कोई है तो वह संविधान, और देश चलेगा तो संविधान से ही चलेगा। हमने कहा कि भाई हमारे बहुत सारे ग्रंथों में किसी को नीचा कहा गया है, किसी को हीन कहा गया है,
हमने एक बात कही थी कि सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज यस गाँव ही संता, अब पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण। भाई एक बार जहाँ ये बात कही जा रही कि शूद्र कितना भी गुणवान क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो, लेकिन वह सम्मान का पात्र नहीं है, तो भाई अगर आपका धर्म ग्रंथ ये कहता है तो मैं ऐसे धर्म ग्रंथ में यकीन नहीं करता हूँ, है ना, मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, उसकी आप चाहे जैसे भी व्याख्या करूं, लेकिन अगर उसमें समूचे आधी आबादी को दोयम दर्जे में रखा जा रहा, अपमानित किया जा रहा है। उनका कहना है कि ताड़ना का अर्थ सिखाना होता है। नहीं, ताड़ना का अर्थ क्या सीखने की जरूरत केवल महिलाओं और जो है शूद्र वर्ग को ही है? क्या अपर कास्ट को सीखने की जरूरत नहीं है? ये तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लोगों ने नई परिभाषा करी। मैं कह रहा हूं कि आप पुराना जो है ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, उसमें टीकाकार ने व्याख्या क्या दी है। तो अब मेरी बात अगर झूठी हो तो बताना आप। जो बात कही जाती थी वही टीकाकार ने हिंदी में व्याख्या दी है, और बाद में उस व्याख्या को बदल करके गोरखपुर प्रेस में जो है उसको तब्दील कराने का प्रयास किया। आप पुराना देखेंगे सब कुछ वही है। तो अगर सीखना भी है तो क्या सीखने की जरूरत केवल एक वर्ग को है? दूसरे के सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव है ना। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जो समान कानून अधिकार और जिसके साथ कोई जाति जन्म के आधार पर, किसी भी रूप में, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, अस्पृश्यता को खत्म करने का काम, उपाधियों को खत्म करने का काम, तो ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए संविधान में ये व्यवस्था करी। और अंग्रेजों ने भी बहुत सारी ऐसी धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ कड़े कानून बनाए। जो मैंने अभी देवदासी प्रथा की बात करी, अंग्रेजों के समय से इस पर बातें होती चली आ रही। सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने कितना संघर्ष किया, और अंग्रेजों ने भी इस पर कानून बनाया, और हमारी भारत सरकार आज़ादी के बाद भी इस पर कानून बने। तो कहीं ना कहीं क्यों कानून बनाना पड़ा? इसका मतलब है कि गलत तो रहा है ना। अगर गलतियां नहीं थी तो कानून क्यों रोकने के लिए बनाना पड़ा? उसके उन्मूलन के लिए कानून क्यों बनाना पड़ा? तो लेकिन हम अगर उसकी बात करते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। हम तो मानवतावादी हैं, सबको एक समान समझते हैं, सबको एक तरीके से देखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ ही समझते हैं, वो हमें समानता की बात हमारी उनको स्वीकार नहीं होती है। बीजेपी पर सर आरोप लगता है कि वो धर्म को राजनीति में लेके आती है। आपको क्या लगता है, ये आइडियोलॉजी है या उनकी स्ट्रेटजी है ये? नहीं, देखिए, राजनीति और धर्म को बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, दोनों अलग अलग विषय हैं। देखिए, राजनीति जो है वो पूरे राज्य के कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए है, और उसमें किसी भी जाति और मजहब का व्यक्ति उसका हिस्सा हो सकता है। धर्म एक विशेष धर्म के अनुयायियों के लिए होता है। धर्म, मैंने कहा कि निजी, उसकी आस्था का विषय है, और राजनीति जो है ये सार्वजनिक चीज़ें हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल करती है, ये धर्म के मूल तत्व से भटका करके उसका राजनीति का व्यापार करती है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सच्ची धर्म में आस्था रखने वाले लोग नहीं हैं। बाकी लोग धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन ये आस्था के नाम पर व्यापार करते हैं, आस्था के नाम पर राजनीति करते हैं। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को एक हथियार बना करके पिछड़े और दलित समाज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। उन्हें स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि पूरा क्या है, ये कैसे काम करता है? एकदम उनकी बात समझ में आ गई कि देखिए, हर कोई अंततोगत्वा जब चमत्कार की बात करेंगे और दैवी शक्तियों की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो आज देश में बड़े पैमाने पर लोग, देखिए हमारा देश ऐसा है ना, हमारा देश ही ऐसा है कि हम गलत करते हैं और गलत से मुक्ति पाने का रास्ता भी हमारे धर्म में ही मिल जाता है। पाप हम करेंगे और धोएगी गंगा मैया। तो ये हमारी जो धारणा है, और बिना कुछ किए सब कुछ पाने की जो इच्छा है, तो वो आपको धर्मभीरू बनाती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो आरएसएस है, ये भारत की बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल रीडिंग करके और ये सब स्ट्रेटजी तय करता है, और जिसकी वजह से लोग गुमराह होकर के वोट दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को।
सर आप जैसे अलायंस के विधायक भी रह चुके हैं भाजपा से, तो भाजपा का क्या कंट्रोल आरएसएस करती है? 100%। आरएसएस की मर्जी के बगैर जी कोई और जितने कार्यक्रम डिजाइन होते हैं वो, जैसे उत्तर प्रदेश में आप जो भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रम आप देख रहे होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं डिजाइन करती है, बल्कि संघ से होमवर्क हो करके आता है और उसको ये लोग केवल जो है कंप्लायंस कराते हैं। तो उसको चाहे उन्होंने कह दिया कि आप दलित बस्ती में जा करके मुख्यमंत्री से लेकर के जिला अध्यक्ष तक विधायक हर कोई जा करके एक एक दलित बस्ती में रात विश्राम करेगा, वहीं खाना खाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम, ये सब आरएसएस के लोग डिज़ाइन करते हैं केवल लोगों को भावनाओं को ठगने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है जो साइकोलॉजिकल रीडिंग करी कि इनको कैसे हम इनकी भावनाओं को हम लूट सकते हैं, तो उसमें वो सफल हो गए अब तक। इमोशनली कहाँ हिट कर सकते हैं। जी हाँ। तो सर इतने बड़े बड़े थिंकरों से आप समाजवादी पार्टी में, तो आपसे पूछें सर पार्टी कैसे लड़ेगी इतने बड़े थिंकरों से? है, देखिए ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के पास थिंकर नहीं है, नहीं, और हम लोग उनकी चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। हाँ, चूँकि हमने क्या कहा कि हम लोग उनके जैसा झूठ नहीं बोल सकते, हम लोग उनके जैसा मुखौटा नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने जो सीखा है भाई, जब रावण भी सीता मैया का हरण किया तो भी भगवा चोले में आया ना, वो भी साधु का वेश बना करके आया, तो सीता मैया का हरण किया, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी ठीक वही जो है मुखौटा लगा करके आती है अपने, हाँ बिल्कुल, और वो पिछड़े दलित समाज के लोगों को वोट का अपहरण कर ले जाती है। धर्म के नाम पे वोट मांगना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल, जो लोकतंत्र की मर्यादा है उस मर्यादा से ये हट करके है, और धर्म का दुरुपयोग है, और धर्म के नाम पर वोट नहीं, बल्कि आप जो है लोक कल्याण के नाम पर आप वोट मांगो, ये लोकतंत्र कहता है। लोकतंत्र कभी ये नहीं कहता जब धर्म, देखिए धर्म अगर सुपरसीड करेगा, धर्म का प्रभाव शिक्षा पर, विज्ञान पर और राजनीति पर आएगा, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का आप उदाहरण देख लीजिए। इस समय तो वैश्विक युग है, आप गूगल से सबके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं कि कौन से देश की तरक्की कब कितनी अच्छी हुई और कब अवनति को प्राप्त हुआ, उसके पीछे कारण क्या है। तो आपको मिलेगा कि जिन जिन देशों में धर्म ने शिक्षा, विज्ञान और राजनीति पर हावी हुआ जब, तो वह देश बर्बाद हो गया। मुझे लगता है शिक्षा को अपना काम करना चाहिए, विज्ञान को अपना काम करना चाहिए, राजनीति को अपना करना चाहिए। हाँ, राजनीति का काम है कि विज्ञान का भी पोषण करे, राजनीति का काम है शिक्षा का भी पोषण करे और धर्म का भी पोषण करे। लेकिन राजनीति का ये कतई काम नहीं है कि एक चीज को बढ़ा करके दूसरे को अवनति के रास्ते पर लाए। आज जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, देखिए ये कहते हैं हम विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु होने का दम भरते हैं, लेकिन मैं पूछूं कि क्या आपने एक भी ऐसा देश में कोई वर्ल्ड क्लास का कोई हेल्थ के सेक्टर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो, या एजुकेशन के सेक्टर में कोई आपने ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया हो जो वर्ल्ड क्लास हो, या टेक्निकल इंस्टीट्यूट के रूप में आपने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया हो जो वर्ल्ड क्लास का हो? एक भी नजीर इनके पास नहीं है। लेकिन ये मुंह से तो धर्मगुरु हैं ना, मुंह से ये विश्वगुरु हैं। तो ये तो वही मैंने कहा कि अपने मुंह बोलना है, कुछ भी बोल लो अपने लिए। जी सर, हमारे समाज में अनेक महापुरुषों ने धर्मांधता को खत्म करने के लिए लगातार काम किया, लेकिन सर अब भी आज के समय में ये खत्म नहीं हुई, किसका कारण क्या मानते हैं? देखिए इसका कारण एक ये है कि हमारे देश में जैसे धर्मांधता पूरी दुनिया में रही है, और पूरी दुनिया में धर्मांधता रही है, धर्मांधता के पीछे केवल अज्ञानता है। जैसे आप कल्पना करिए कि एक अंधेरी काली रात, किसान खेत में अचानक बिजली चमकती है, बादल गरजता है, तूफान आता है, भारी वर्षा होती है। तो उस समय ये पता नहीं था कि बिजली क्यों चमकती है, बादल क्यों गरजते हैं, वर्षा क्यों होती है, तूफान क्यों आता है। तो लोग यही मानते थे ना कि अगर आंधी तूफान आया तो वरुण देवता नाराज, यही कहते थे ना, ज्यादा भारी वर्षा हुई तो इंद्र देवता नाराज। तो लोग इन सब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो विज्ञान ने सबके कारण को खोज निकाला, तो उस समय लोग इसको दैवीय कारण मानते थे, दैवी शक्ति का
प्रकोप मानते थे। भाई हम तो उस देश में रहने वाले लोग हैं जहाँ चेचक जैसी महामारी को लोग माता कहते थे, चेचक माता कहते थे और उनकी पूजा करते थे। अभी कोरोना आया, हम 21वीं सदी में हैं और कोरोना आया तो कितनी जगह लोग महिलाएं जो है कोरोना माई और कोरोना माता करके जो है पूजने लगे। तो हम तो ऐसे देश के लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं, चूंकि हमारे देश में लॉजिक जो धर्म प्रभावी रहा कि आप सवाल नहीं कर सकते, तो लोगों की सवाल, जैसे विज्ञान सवाल की इजाजत करता है कि हम पर आप सवाल करो, जितने भी सवाल करो, जब तक कि आपके सवाल खत्म नहीं हो जाते तब तक हम जवाब देते रहेंगे और तब तक हम सिद्धांत नहीं बनेंगे। तो जब सारे सवाल खत्म हो जाते हैं तो सिद्धांत बनता है। यहाँ कहा जाता है कि भाई आप सवाल नहीं कर सकते, तो सवाल नहीं कर सकते तो हमारी जनरेशन में ही आ गया कि हम सवाल नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में आज़ादी के बाद देखिए हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे लिए 10-11 जो बताई गई, उसमें जिसमें है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल आइडियल्स। मतलब जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, ऐसी महान विभूतियों का सम्मान करना, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका सम्मान करना। उसी के साथ साथ ये भी कहा कि उसका जो पैरा 8 है, H है, उसमें लिखा कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, सोशल रिफॉर्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। आप समझ लें कि ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन अगर इनका आप व्यवहार देखें, अगर आप साइंटिफिक टेम्पर अगर आपकी आप बात करते हो, अपने व्यवहार में साइंटिफिक विचारधारा लाते हो, तो यह देश कितना टेक्निकल हो जाता। आज हमारे देश में मजदूरों की इतनी बड़ी तादाद है, लेकिन सरकार उनको टेक्निकल नहीं करती, क्योंकि उनकी ना सोच टेक्निकल है। चाइना का गांव का आदमी टेक्निकल काम करता है और हमारे यहाँ काम कितना मोटा करता है। तो बाबा साहब के संविधान में इसीलिए जो है साइंटिफिक टेम्पर की बात करी गई। अगर आप साइंटिफिक टेम्पर में विश्वास करने लगेंगे तो जाति के नाम की नफरत खत्म हो जाएगी, क्षेत्रवाद, वर्गवाद और नक्सलवाद की नफरत खत्म हो जाएगी, मजहब के नाम पर जो सांप्रदायिक नफरत है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए साइंटिफिक टेम्पर की बात करेंगे। ह्यूमनिज्म यही है कि जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, उसको अवसर दिलाना, उसकी मदद करना ही ह्यूमनिज्म है। सोशल रिफॉर्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये कभी भी हमारे व्यवहार का हिस्सा ही नहीं बन पाया, हमारे व्यवहार में ही नहीं आ पाया, जिसकी वजह से आज हम इतना पीछे हैं। क्योंकि दुनिया के वो देश जो लॉजिकल हुए, जिन्होंने तर्क किया, विज्ञान की कसौटी पर जो आगे बढ़े, आज उन्होंने बड़े बड़े संसाधन बनाए। चाइना उड़ती कार बना रहा है, अभी हम मंदिर के भीतर मस्जिद खोज रहे हैं। तो दोनों की आइडियोलॉजी में अंतर है। सर, जब बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं इस समय, तो सर ये मंदिर और मस्जिद इतनी ज्यादा असर क्यों करता है इन मुद्दा? मैंने कहा कि देखिए, अभी जो एक मूल बात मैंने करी कि धर्म को सरकार ने हर एक सिस्टम पर उसको प्रभावी रूप से उसके अंडर में कर दिया। धर्म का स्थान शिक्षा, विज्ञान और राजनीति से ऊपर कर दिया। तो जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी, जो इस देश का गरीब कमजोर मजदूर है, किसान का बेटा बेटी है, उसको पढ़ा लिखा करके योग्य नागरिक बनाने में यकीन नहीं करती। देश में खुशहाली और तरक्की किस रास्ते आएगी, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि ये वोट कैसे देंगे, धर्म के नाम पर दे देंगे, भगवान के नाम पर देंगे, राम मंदिर के नाम पर दे देंगे, मस्जिद गिराने के नाम पर ये दे देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से उसकी राजनीति कर रही है। इसी की वजह से आज अभी भी जो है जनमानस के बीच में जो उनकी जेन्युइन समस्या है, देखिए, धर्म से आपका ना पेट भरने वाला है। धर्म एक हमारा एक लिविंग स्टाइल है, जिससे हमारे समाज के भीतर एक ऐसा नैतिक आचरण कैसे बने, और इसके लिए धर्म है।
और हमारी निजी आस्था का विषय धर्म है, लेकिन यहाँ पर उसका तो व्यापार किया गया और लोगों को मानसिक गुलाम बनाया गया, जिसकी वजह से लोग उस पर सवाल नहीं करते। लोग गरीबी कैसे मिटेगी, बेरोजगारी कैसे मिटेगी, शिक्षा कैसे आएगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे बढ़ेगी, कभी इस पर कोई सवाल नहीं करता है। और बीजेपी इसीलिए ऐसा माहौल बना रही। आज अभी देखिए कि आप सोचिए कि जब देश शुरू में आज़ादी के बाद लगातार सभी सरकारों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट में ये भी और फंडामेंटल ड्यूटी का भी ये हिस्सा है कि हर व्यक्ति अपने बेटे बेटी को 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा देगा। और सभी सरकारों ने लगातार स्कूल बनाए, लेकिन भारत की राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय बंद किए देश में। उत्तर प्रदेश में लगभग 36,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद किए। अभी जब 27,000 प्राथमिक विद्यालय एक साथ बंद करने का इन्होंने प्लान बनाया तो हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने पीडीए पाठशाला चलाई, मेरे ऊपर उसका भी मुकदमा सरकार ने दर्ज किया, मेरे ऊपर पीडीए पाठशाला। आप सोचिए, ये काम तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, ये काम कभी मुगलों ने नहीं किया था। ये काम देखिए, शोषण और अवसर से वंचित करने का काम ना मुगलों ने किया ना अंग्रेजों ने किया, जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भाई हम पूछें कि अगर जो हमारे वर्ग के साथ जो अन्याय अत्याचार होता था, जो पिछड़ा है, जो दलित है, शिक्षा संपत्ति से वंचित करने का कोई काम, कानून क्या मुगलों ने बनाया, क्या अंग्रेजों ने बनाया, क्या इनको अस्पृश्य, इनको अछूत क्या मुगलों ने बनाया, क्या इनका छुआ पानी पीना, खाने पीने से मना करने का काम क्या मुगलों ने किया, क्या अंग्रेजों ने किया, क्या नहीं। देवदासी की प्रथा की जिक्र हमने किया, हमने दास प्रथा का जिक्र किया, हमने नरबली प्रथा का जिक्र किया, हमने शुद्धिकरण की प्रथा का, कितनी घृणित प्रथा थी उसका जिक्र किया, हमने सती प्रथा की जिक्र किया। क्या अंग्रेजों ने दिया, क्या अंग्रेजों ने कहा कि महिला को जला करके मार डालो, इसका पुनर्विवाह मत करो, विधवा विवाह मत होने दो? क्या उन्होंने कभी कहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1948 में संविधान सभा में जब हिंदू कोड बिल लेकर के आए तो यही जो बीजेपी के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उस समय जो राष्ट्रीय जनसंघ के रूप में जो बाद में पार्टी बनाए, इन्हीं लोगों ने विरोध किया था। इन्हीं के आइडियल जितने हैं, इन्हीं लोगों ने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी तो एक विशेष आइडियोलॉजी पर चलती है जो बाहर नहीं आती। अभी आप देखो, लखनऊ में ही इन्होंने एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया, और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में किससे वोट मांगेंगे? बाबा साहब के नाम पर वोट मांगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी प्रतिमा खड़ी करके। और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो बनाया तो उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, इसके अलावा कोई भी आदर्श पुरुष नहीं मिला, इसके अलावा कोई उन्हें देश का महामानव नहीं मिला कि उसकी प्रतिमा लगा करके उनसे प्रेरणा ले सकते। तो आप समझ सकते हैं कि वोट लेना है तो बाबा साहब की बात करेंगे, वोट लेना है तो सरदार पटेल की बात करेंगे, और जब काम करना है तो आ जाएंगे अपने प्रेरणा पर। तो आप समझ सकते हैं इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मुखौटेवादी, चोले वाली पार्टी कहते हैं। जी सर, बीजेपी की एक नारा है सबका साथ सबका विकास, आप उनके अलायंस से विधायक रहे, तो क्या सर सच में आरएसएस और बीजेपी में डिसीजन मेकिंग में कहीं पिछड़ों और दलितों की है भूमिका की नहीं है? देखिए, ये तो नारा बहुत अच्छा है, सबका साथ सबका विकास। तो उनका सबका विकास तो तभी होगा जब वो सबका वोट लेंगे, वोट ले लेते हैं। लेकिन आप बताओ, जो उत्तर प्रदेश में मैंने कई बार सवाल उठाया इस पर कि लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या केंद्र सरकार की दर्जन भर से ज्यादा रोजगार परक योजनाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे करके लोगों को रोजगार देती है। मैंने कई बार सवाल उठाया, सवाल काट दिया, सवाल खारिज करने का काम किया कि बहुत लंबा है ये। अभी जो बजट आता है इसका, जो अनुदान देने का, सरकार पिछड़े और दलित समाज को पूरी तरीके से वंचित करके रखती है।
पूरा का पूरा रोजगार का पैसा भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के लोगों को जाता है। यहाँ पिछड़ा दलित याद नहीं आता, यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं आता। आप इसी लखनऊ में आप देख लीजिए या किसी जनपद में आप देख लो कि सरकारी योजनाओं से कितने लोगों को सरकारी अनुदान देकर के रोजगार में मदद की गई, तो आपको लगेगा कि पिछड़े और दलित पूरी तरीके से वंचित हैं। उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड है, जिसका यह कार्य है कि वह पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों को प्रशिक्षित करके उन्हें ट्रेंड करके उनके योग्य रोजगार के लिए सरकारी अनुदान पैसा दे करके उनको रोजगार कराए। सरकार ने कभी 1 रुपया नहीं दिया। उस निगम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रुपया अभी तक नहीं दिया। और ये पिछड़ों के हितैषी बनते हैं, पिछड़ों के नाम पर वोट मांगते हैं। जितनी भी भर्तियां हुई, पहले सिपाही की भर्ती, दरोगा की भर्ती, इंटर कॉलेज में लेक्चरर की भर्ती, और कॉलेज के डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों की भर्ती, कृषि विश्वविद्यालयों की में प्रोफेसर की भर्ती, केजीएमयू में भर्ती, पीजीआई में भर्ती, कहीं भी इन्होंने आरक्षण अधिनियम का पालन नहीं किया। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अभी भी रो रहे हैं। उसको हाईकोर्ट ने आदेश दिया, इसके बावजूद भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच करा के आदेश दिया, इसके बावजूद भी सरकार की मंशा अगर पिछड़ों के प्रति साफ होती तो उन अभ्यर्थियों को अब तक शिक्षक बना देती। लेकिन सरकार की मंशा पिछड़ा दलित विरोधी है। सबका साथ सबका विकास उनका महज एक छलावा नारा है। सबका साथ लेकर के अपना विकास करना ही उनका उद्देश्य है। सर, भाजपा धर्म की राह पर देश को आगे ले जाना चाहती है, लेकिन विज्ञान से पीछे हट रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, मैं पूछूं कि भाई, अभी मैंने कहा कि चाइना उड़ती हुई कार बना रहा है और हम जो है मंदिर में मस्जिद खोज रहे हैं। आप मुझे बताओ कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता या कोई भी धर्माचार्य हो, कोई भी धर्म, मैं केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो इस्लाम हो या ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, क्या एक धर्माचार्य ये कह सकता है कि मैं किसी भी वैज्ञानिक संसाधन का इस्तेमाल नहीं करूंगा? या इस देश के लोग ये कह सकते हैं कि मैं वैज्ञानिक संसाधन का इस्तेमाल नहीं करूंगा? विज्ञान से क्यों भागते हो भाई? क्योंकि विज्ञान एक सच का आईना है। जब विज्ञान सच कह देता है तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि जो धर्म है ये निज आस्था का विषय है, उनकी कल्पना का विषय है। तो वो किसी व्यक्ति की कल्पना, निज आस्था की कल्पना आप सब पर थोपना चाहोगे तो ये ठीक बात नहीं है। विज्ञान के रास्ते देश की तरक्की हो सकती है, और इसीलिए आज देश बदहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे पास टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे पास रिसर्च के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है आज। इसीलिए आप देखिए, आज दुनिया में हर 18वां इंसान हमारे भारत में पैदा हो रहा है। लेकिन क्या दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए उसमें हर 18वां आविष्कार भारत का होना चाहिए ना? क्या है? क्या हो पा रहा? क्या विश्वगुरु तो हो आप, दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे हो। बच्चों को आज गुलामी के समय भी विदेश जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, और आज भी आप सोचिए कि एक मध्यम क्लास के बच्चों को चाइना जाकर के मेडिकल की डिग्री लेना पड़ रहा है, कोरिया जाकर के मेडिकल डिग्री लेना पड़ रहा है। सस्ते में यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन हमारी सरकार हमारे ही टैक्स के चुकाए गए पैसे से बजट हमें नहीं देती, वो अपने प्रचार प्रसार और फालतू के कार्यक्रमों में वो पैसा खर्च करती है, जिससे केवल वोट हासिल किया जाए। तो इस देश में जो अभी तक जो अंतिम पायदान पर हैं, जो मजदूर है, जो किसान है, सरकार कभी नहीं चाहती कि इनका बेटा बेटी पढ़ लिख करके IAS से डॉक्टर इंजीनियर बन जाए और वो सरकार से सवाल करे। इसीलिए उनके संसाधन छीनने का काम करती है। किसानों की आमदनी पर कभी फोकस नहीं करती, मजदूरों के हालत कैसे सुधरे इस पर कभी काम नहीं करती। हाँ, मुफ्त का राशन इसलिए दे देगी, मुफ्त के पैसे इसलिए दे देगी कि आप इसके अलावा और कुछ सोच ना सको। आप शिक्षा लेकर के सरकारी नौकरी और रोजगार में, व्यवसाय में अपनी हिस्सेदारी न मांग सको, इसलिए आप पेट से आप जिंदा रहो, 5 किलो में खुश रहो, 5 किलो राशन में खुश रहो। जी सर, आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना 2022 में? देखिए, क्योंकि मैं अपना दल के संबल से विधायक था 2017 में जी, और भारतीय जनता पार्टी अपना दल के गठबंधन से हमें प्रायः, चूंकि मेरी नाराजगी अपनी पार्टी से हो गई थी, तो मैं पार्टी के मंच पर
नहीं जाता था। जी। हालांकि चूंकि जनता ने मुझे पर विश्वास किया था, मुझे वोट दिया था, तो सरकार से उनका हक दिलाना, उनका हिस्सा दिलाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं सरकार पर दबाव बना करके मैं उनका हक उनके पास तक पहुंचाता था। लेकिन सच बात ये थी कि मुझे उनकी तरीके से मंचों पर झूठा भाषण करना पड़ता था, जो मुझे लगता था कि ये गलत है। और जब मुझे अवसर मिला कि मुझे अगला चुनाव 2022 में लड़ना है और अपना दल से मेरी नाराजगी है और अब वहाँ भी केवल मुखौटा ही रह गया, तो मुझे लगा कि भाई आप कहाँ चलें। तो एक तरफ थैली चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी में थैली चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी में मुखौटा चल रहा था। तो उस मुखौटे में मैं फिट नहीं बैठ रहा था। तो मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी ही एक जरिया है जिसके रास्ते हम राजनीति की यात्रा तय कर सकते हैं। और अखिलेश जी जो है एक युवा और विजनरी लीडर हैं और निश्चित रूप से काबिलियत है, एक अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छा विज़न है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भिज्ञ हैं और आज के दौर में देश को और युवा पीढ़ी को कैसे तरक्की के पथ पर आगे ले जा सकते हैं, आज के दौर में कैसे सामाजिक सद्भाव बनाया जा सकता है, इसका एक अच्छा अनुभव उन्हें है। तो मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी से बेहतर विकल्प मेरे पास नहीं है। जी सर, अखिलेश यादव का करिश्मा क्या है? इतना बड़ा क्राउड पुलर, इतना अट्रैक्शन क्यों है? देखिए, निश्चित रूप से वो एक हार्ड वर्किंग लीडर हैं। डेली आप लखनऊ कार्यालय पर देखेंगे तो कम से कम 1000 लोगों से डेली मिलते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ लीडर अपने आप को ये ज़रूर महसूस कर सकते हैं, अरे भाई मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दिए, लेकिन चूँकि उन्हें बहुत लोगों को मिलना होता है और जिससे कोई नहीं मिलता उससे वो मिलते हैं। तो जिसकी वजह से जो एक आम आदमी है वो उससे कनेक्ट रहता है। तो जैसे आज की तारीख में आप एक प्रोटोकॉल जारी कर दो कि बनारस हो, बलिया हो, कहीं भी प्रदेश के किसी कोने में माननीय अखिलेश यादव जी का प्रोटोकॉल जारी कर दीजिए तो वहाँ पर 10,000 लड़कों की भीड़ लग जाएगी। आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को जो है कार्यक्रम जारी कर दीजिए तो वहाँ पर 500 आदमी भी नहीं मिलेगा। तो ये अंतर है, ये लोकप्रियता का अंतर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने संगठन और बहुत सारे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पुलिस है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुडिशरी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे कमीशंस हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल करके सरकार में आ रही, न कि अपनी लोकप्रियता से। जी सर, आप 22 में पार्टी में आए, 22 से 24 तक एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखते हैं समाजवादी पार्टी के विचारधारा में, बहुत बड़ा 10-15 साल के में बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये शुरुआत कहाँ से कैसे हुई? किसका विजन था ये कि पार्टी यहाँ से ऐसे समझ में? नहीं, किसी का विजन नहीं था जी। वक्त के साथ परिस्थितियां आपको सिखा देती हैं और दूसरे लोगों का मुखौटा भी उड़ जाता है जी। आप उस घटना को याद करिए जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जब अपना आवास छोड़ा था जी, तो उनका आवास गंगा जल से जो धुलवाया गया था, किस धारणा से धुलवाया गया? इसी धारणा से ना कि वो शूद्र हैं। हाँ, ये और शूद्र हैं, ये भी किया जा सकता था और वह अपवित्र हो गया। मतलब क्या मैसेज देना चाहते हो? तो कोई किसी को बार बार अपमानित करेगा तो उसको अपमान महसूस होगा और उसके बाद वो स्वाभिमान के साथ चलने की कोशिश करेगा ना। तो ये बात समझ में आई कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये निश्चित रूप से, हम तो इनके लिए भी बड़े उदार हैं, हम इनके अनुयायियों के प्रति भी बहुत उदार हैं, लेकिन ये हमारे प्रति क्या धारणा रखते हैं कि हम मंदिर में घुस जाएं तो मंदिर धुलवाएंगे, हम जिस घर में हैं वहां से निकले तो घर धुलवाएंगे। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी संविधान विरोधी कृत्य कर रही है, हमें दोयम दर्जे में समझ रही है। तो जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी, जो पहले आप देखते रहोगे कि सामाजिक न्याय के प्रति जो बहुत मुखर नहीं होती थी, अब निश्चित रूप से सामाजिक न्याय ही समाजवादी पार्टी का नारा और सिद्धांत है। तो इसीलिए हम लोग पीडीए को लेकर के आगे चल रहे हैं कि जो अभी तक उपेक्षित है, वंचित है, उनको पहले अवसर दिलाएंगे और खासतौर से जातिवार जनगणना
जो हमारा प्रमुख एक एजेंडा है कि हर जाति को उसकी हिस्सेदारी देंगे उसकी आबादी के अनुसार, और तभी समाज में समानता आएगी, जो बाबा साहब का मानना था, जो संविधान जो चाहता है। तो इसीलिए हम लोग संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के रास्ते पर आगे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी 2027 में उस मिशन को पूरा करेगी। जी सर, आज हम देखें तो बीजेपी के सामने विपक्ष इतना कमजोर क्यों दिखाई पड़ता है? ना, बिल्कुल कमजोर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जनता ने हमें जितना जनादेश दिया था, हमारी 110 के आसपास हमारी जो सीटें जिता करके लाए थे, उसके मुकाबले हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लड़ते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी हमसे मजबूत होती तो वो सदन चला करके हमारा जवाब देती। लेकिन जब से मैं आपको बताऊं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश जो कार्य संचालन नियमावली है, जिससे विधानसभा के सत्र चलते हैं, उपवेशन चलते हैं, उसमें यह व्यवस्था है कि कम से कम एक वर्ष में 90 दिन विधानसभा कम से कम चलनी चाहिए। अधिकतम आप 365 दिन चला सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिछले सरकार की 5 वर्षों में 91 दिन विधानसभा चलाई गई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मजबूत समाजवादी पार्टी है, विपक्ष है, कि मजबूत भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती, प्रबुद्ध होती, तो हमारे सवालों से भागती नहीं, वो जवाब देती, सदन चलाने का काम करती। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, हम जनहित के मुद्दों पर चर्चा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम दिन का समय चलाती है और विपक्ष को किनारे करने का प्रयास करती है। जी सर, सत्ता में कभी कभी विचारों से समझौता करना पड़ता है। देखिए, सत्ता में अगर आप विचारधारा से समझौता करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपना भविष्य खराब करते हैं। विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहिए। सबके दरवाजे, दिल के दरवाजे खोल के रखना चाहिए। सबके हित की बात, हम किसी के साथ अन्याय की बात नहीं करते हैं। लेकिन जो सबसे उपेक्षित है, वंचित है, सबसे जो अंतिम पायदान पर है, उसको आप लाने के लिए क्या करोगे? कुछ विशेष व्यवस्था दोगे ना। तो बिना विशेष व्यवस्था दिए आप समानता नहीं ला सकते। तो उसके लिए समाजवादी पार्टी उस पर चल रही है और वो करेगी। और उसी के चाहे आप आरक्षण नाम दे दीजिए या कोई और नाम दे दीजिए, हम लोग इसीलिए हम उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, तो जाति की बात कर रही है, तो भला बात कर रही है। तो निश्चित रूप से जो मेरा मानना है वो यही है कि जो एक गरीब और अमीर के बीच में, जो एक प्रभुत्व और बेहद निर्बल जाति के रूप में जो समाज है, उसको एक समान करने के लिए जो कमज़ोर है, निर्बल है, उसको विशेष अवसर आपको देना ही पड़ेगा। और आरक्षण जैसी अनेकों चीज़ें ही उसका जरिया बन सकती हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी उस पर अब काम कर रही है। जी सर, अगला सेक्शन हमारा रैपिड फायर का, आपको तुरंत जवाब देना है। राजनीति को में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक क्या है, जाति या धर्म? धर्म। सोशल जस्टिस नारा या जमीनी सच्चाई? सोशल जस्टिस जमीन की सच्चाई है। जी। दलित ओबीसी को आज अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए या रिस्पेक्ट? सर, दलित ओबीसी को आज अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। बीजेपी को सबसे बड़ी ताकत ऑर्गेनाइजेशन या नैरेटिव? नैरेटिव। कास्ट सेंसस जरूरी या राजनीतिक डर? जरूरी। कास्ट सेंसस से किसे डर है? भारतीय जनता पार्टी को। अपर कास्ट डोमिनेंस खुली सच्चाई या अस्वीकार किया गया सच? खुली सच्चाई है। जी सर, हमारे शो का नाम है मिट्टी की बात। एक्सपीरियंस आज कैसा रहा? बहुत अच्छा सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा लगा। आपके सवाल बहुत संवेदनशील सवाल रहे हैं जी। और जनहित से जुड़े हुए, राजनीति और समाज से जुड़े हुए रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको इसके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर दिया और आपने जनता के मुद्दे उठाए हैं। आपको इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।